नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर सियासत और गर्माती जा रही है। यह सिलसिला थमा नहीं है। किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मुआवजे के मामले सहित 6 मांगों की सूची सरकार को सौंपती है। सोनीपत, कुंडली, सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की आज अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में अब तक चले आंदोलन की समीक्षा की जा रही है। खबर यह भी है कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ संगठनों के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर राकेश टिकैत के साथ आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच किस तरह की तनातनी है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। संसद से कृषि कानून रद्द होने के बाद क्या कल खत्म हो जाएगा किसानों का आंदोलन? सिंघू बॉर्डर पर कल पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक की। करीब 6 घंटे की मैराथन बैठक में सरकार के सामने 6 मांगे रखते हुए 1 दिन का वक्त दिया गया। ये मांगें पूरी नहीं हुई तो कल बैठक कर आंदोलन के भविष्य के बारे में फैसला लिया जाएगा। आगे की रणनीति के लिए ਅਸੀਂ 1 तरीक तक संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाई है। जो पंजाब वालियां जथेबंदियां है, जो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਹੈ 2020 ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। किसानों की 6 मांगे वही हैं जिसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी में किया था। ये मांगे हैं एमएसपी गारंटी कानून, मृतक प्रदर्शनकारियों के घर वालों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमों की वापसी, विद्युत बिल की वापसी, पराली जलाने पर दर्ज केस को रद्द करना और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी। अभी जो कानून वापसी थी उसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं। सब टारगेट पे सरकार के हैं। जो जितना जल्दी यहां से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा। सब है तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अभी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहें। हम हरियाणा को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये सरकार गलतफहमी से निकाल दें कि हरियाणा में 55,000 मुकदमे हैं और हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए नई शुरुआत की अपील की थी, लेकिन ना तो सरकार की अपील का असर है न दलील का। किसान नेताओं के तेवर वही पुराने हैं। हमारे में कोई फूट नहीं है, ना कोई यहां से जाने को तैयार है। बगैर मुकदमों के वापसी के, बगैर एमएसपी के, भारत सरकार से बातचीत करे बिना यहां से कोई जाने को तैयार नहीं है। सरकार के लिए किसान नेताओं की नई मांगों के आगे झुकना आसान नहीं है। खासकर एमएसपी गारंटी कानून लाना एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस कानून को लाने का मतलब सिर्फ सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालना भर ही नहीं है। सरकार की किसी गारंटी को कानूनन अधिकार बना देने का असर संवैधानिक तौर पर बेहद गहरा होगा, लेकिन सरकार किसान नेताओं की नई मांगों पर जितनी उधेड़बुन में होगी उस पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। सिंघू बॉर्डर से सुशांत मेहरा और गाजीपुर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन का अब आगे क्या होगा? क्या बाकी मांगों को लेकर किसान संगठन एकजुट है या फिर कुछ किसान संगठन अब घर लौटने की तैयारी में है जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं? क्या आंदोलन में टूट सामने आ रही है? हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने इन सभी प्रश्नों पर राकेश टिकैत से खास बात की। सुनिए। संसद में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए और उसके बाद एक अनूठी बहस छिड़ी हुई है, और बहस सरकार के बीच में नहीं है, किसान मोर्चा के नेताओं के बीच में। और यह है कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा अब भी संयुक्त है या अब उनमें कई सारे अलग अलग बात विचार चल रहे हैं। बात तो अपनी करते ही हैं सब, और विचार भी होता है। यही तो लोकतंत्र है।
ये सरकारों की तरह तो है नहीं कि एक तरफा फैसला कर दिया, फाइनल डिसीजन। यहाँ जो भी चीज होती है विचार करके होती है, इसीलिए संयुक्त मोर्चा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हो जानी चाहिए, आप कह रहे हो क्या कि हम तो यहीं पर खूंटा गाड़ के रहेंगे। तो ये घर वापसी और ये जो आंदोलन है, इसके बीच का जो कंफ्यूजन है, ये कैसे चल रहा है? जैसे सरकारों ने 12 तरह का एलिगेशन लगाया, ये भी उनका एक आखिरी पत्ता है, इसको भी खेल के भी देख ले, इसको भी खेल कर देख लेना चाहिए उनको, क्योंकि सरकार को भ्रम नहीं पालना चाहिए, वो इसको जरूर खेल ले। और ये 5-6 तारीख तक वो काम इस पर करेंगे अपना पूरा, सरकार लग रही इस पे। सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार तो बड़ी चीज होती है भाई, काम उसको करना चाहिए इस पे। मतलब फूट आपके अपने संगठनों में हो और आप लांछन सरकार पे लगा दें? नहीं, हमारे में कोई फूट नहीं है, हमारे में कोई फूट नहीं है, ना कोई यहां से जाने को तैयार है। बगैर मुकदमों के वापसी के, बगैर एमएसपी के, भारत सरकार से बातचीत करे बिना यहां से कोई जाने को तैयार नहीं है। तो ये बार बार बैठक, कभी 27 को, कभी 29 को, और कभी क्या करें 1 भाई को, यहाँ पे? कभी 4 को, क्या चल क्या रहा है? हाँ, चल रहा है भाई, ये हमारी मीटिंग चलती रहती है, हम क्या करें यहाँ पे? 500 से ज्यादा संगठन है, तो क्या करेंगे इन्हें? तो इन्हें कुछ ना कुछ तो अपना काम है, अपना मीटिंग करते रहो भाई। देश में और भी बहुत इशू है, उस पर भी बातचीत करते रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कुछ संगठनों की सरकार से भी पीछे के रास्ते बात नहीं होगी, ये भी हमने बुझा कि किसी की कोई बातचीत सरकार से हुई हो तो स्पष्ट करे कि उसकी कहां तक बात हुई और किससे बात हुई। मतलब आपको आशंका है कि कुछ नेता हैं चलो जो वो- बैकडोर बात कर रहे हैं? कह रहा है कि कोई चीज हुई है तो उसका धन्यवाद है, कम से कम किसी ने सरकार को बहका कर ये कानून वापसी लुवाई दिए भाई, आगे उस पर मुकदमे में बात कर ले, किसी की बात होगी हो, अनऑफिशियली सही किसी की हुई हो। अच्छा, 2 चुनाव मुख्य हैं, एक पंजाब में होने वाला है और एक यूपी में होने वाला है। इसमें कई सारे जो किसान नेता हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। आपको भी पता है, पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि ऐसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नेता आपके जो आंदोलन है उसकी हवा निकाल रहे हैं? ना, कोई निकालना, चुनाव क्या अभी अभी क्या पर्चे भरेंगे? जिस दिन चुनाव होगा पर्चे भरेंगे, पर्चे भर लेंगे भाई, जिसको जाना, कौन रोक सके किसी को? 18 साल से ऊपर वोट देने का अधिकार हो जाता है, चुनाव भी लड़ दो, कौन किसको रोक देगा, या कोई रोक देगा कोई किसी को? पहले तो आप कहते थे संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगी। कोई किसी को लड़ना है चुनाव, उसको कोई रोक देगा क्या? बताओ, कोई किसी को रोक देगा क्या? तो मतलब आप कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा के कुछ नेता लड़ सकते हैं चुनाव? हमें नहीं पता, जब वे चुनाव लड़ेंगे उसको जवाब दे देंगे। अभी चुनाव का इशू है ही नहीं, अभी तो इशू है सरकार से बड़ा आने वाले टाइम पे बड़े इशू पे संघर्ष होने की उम्मीद है, बातचीत होने की उम्मीद है। अभी जो कानून वापसी है उसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं, सब टारगेट पे सरकार के हैं, जो जितना जल्दी यहां से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा, सब है। तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अभी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहें, हम हरियाणा को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये सरकार गलतफहमी से निकाल दें कि हरियाणा में 55,000 मुकदमे हैं और हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। जब तक वे वापसी नहीं होंगे, ये मोर्चे लगे रहेंगे दिल्ली के चारों तरफ को। ये हरियाणा की बात अचानक कहां से? हरियाणा में 55,000 है ना, सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के ऊपर हैं, तो क्यों हरियाणा की बात ना करें? पंजाब में नहीं है, यूपी में नहीं है? पंजाब में भी हैं यूपी में भी हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के अंदर हैं, और दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हरियाणा के बंद हैं। उनको छोड़कर कैसे चले जाएगा कोई अपने घर? और कृषि बिल पर, जो बिल वापसी हुई उस पर चर्चा नहीं कराने के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। सरकार की दलील यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको लेकर देश से, जनता से माफी मांगी, तो अब इसके लिए किसी भी तरह की चर्चा की आवश्यकता नहीं है।
सारा देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए, वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्वालिटी डिबेट चाहिए, तोमर साहब कहते हैं डिबेट टेंजिबल रिजल्ट नहीं देगा, एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्री महोदय हैं वो कहते हैं अननेसेसरी डिबेट से क्या रखा। तो आप जो नई इमारत बना रहे हैं ना संसद की, इसका मतलब है कि पुरानी में आप लोकतंत्र को म्यूजियमाइज करेंगे। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ता जा रहा है। आज इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए यह कहा कि यह नियमों के खिलाफ कार्यवाही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि निलंबन खत्म करने की विपक्ष की मांग का कोई औचित्य इस समय नहीं है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने गतिरोध सुलझाने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक भी बुलाई थी। इसमें यह तय हुआ कि अब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जाएगी। लोकतंत्र में तानाशाही Many houses, lakes, overflowed, damaged various infrastructure facilities. सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। संसद के शीत सत्र में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर दोनों सदनों में वही हुआ जिसके आसार नजर आ रहे थे। कार्यवाही की शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों की बैठक के बाद खड़गे ने साफ कर दिया कि निलंबित सांसद माफी नहीं मांगेंगे। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये है लास्ट सत्र का है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध जताया। लोकसभा में हंगामे के बाद विपक्षी दल सदन से उठकर बाहर चले गए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को उठाया। खड़गे ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले सत्र को लेकर कार्रवाई का ये तरीका ठीक नहीं है। Wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha for the entire duration of the session. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members. राज्यसभा के चेयरमैन कोरोना की खौफनाक दूसरी लहर देखने के बाद इस बीमारी से जुड़ी हर छोटी बात या खबर डराने सी लगती है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के आए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता चलने के बाद भी देश में खौफ है। देश में अभी इसका कोई मरीज नहीं है, लेकिन हलचल तेज है। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानों को देश में बंद करने की मांग अब तेज होने लगी है। कोरोना के खौफ से अभी आजादी मिली ही थी कि एक बार फिर दहशत ने जिंदगी को गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। कोरोना की पिछली तबाही का खौफ ऐसा है कि उन देशों से आने वाले विमानों पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई है जहां कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं, अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कई दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के हित में और देश के हित में ये फैसला तुरंत लेना चाहिए। ओमिक्रॉन का हमें प्रिवेंशन करना अगर है तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी जरूरी है।
और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन सरकार फिलहाल उड़ानों पर बैन के पक्ष में नहीं है। ओमिक्रॉन को लेकर आज राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में अभी ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं है। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। जिन 14 देशों में ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं उनमें अहम हैं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। ऐसे में सरकार ने इन देशों से आने वालों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य हो गया है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। नकली रिपोर्ट के केस में यात्री पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। कोई भी यात्री अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे फौरन आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाएगा और उनके नमूनों को आगे इंसाकॉग लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। जो लोग टेस्ट में नेगेटिव आते हैं इन्हें 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना उनके लिए भी अनिवार्य है। यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी यात्रा का विवरण देने के लिए भी कहा जाएगा। ओमिक्रॉन के खतरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यों से टेस्टिंग तेज करने को कहा गया ताकि संक्रमण का पता जल्दी लग सके। राज्यों से कहा गया है कि पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और होम आइसोलेशन की भी निगरानी रखी जाए। उधर दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों के इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में स्पेशल वार्ड भी तैयार कर लिया है। इस वार्ड में 40 बेड्स का इंतजाम किया गया है। हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं, उसके इलाज के लिए, उसके निदान के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमने अलग से 40 बेड्स की व्यवस्था हमने लोकनायक में की है, क्योंकि पहले भी हम यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन को यहाँ पे पेशेंट काफी संख्या में एडमिट हुए, सारे ठीक होके गए। कहावत है कि एहतियात ही कोरोना से बचाव का अहम हथियार है। ओमिक्रॉन का खतरा शुरू होते ही जो सजगता दिखाई गई है, उम्मीद है इस खतरे को खत्म करने में मदद मिलेगी। पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए राज्यों ने भी कमर कस ली है। इसके तहत सबसे पहला कदम है कि एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन प्रभावित देश से आने वाले लोगों की सख्त निगरानी और टेस्टिंग में बढ़ोतरी और सुविधाओं का विस्तार एक बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक किस तरह की तैयारियां इस समय हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई के मेयर आधी रात को इस तरह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के औचक निरीक्षण को पहुंचे। अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन का खौफ ही ऐसा है कि सबकी नींद उड़ी हुई है। मेयर किशोरी पेडनेकर बीती रात मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गई। उन्होंने वहां बीएमसी की तरफ से किए गए इंतजामों का जायजा लिया। मैं मुंबई का लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप डरो मत। डरना नहीं, डरने का बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए और सावधान होके आने वाले दिन अपने को मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी बन के रहना है। मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर कोविड जांच के लिए 50 काउंटर बनाए गए हैं, जिसे बढ़ाकर 80 किया जाएगा। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों का जीनोम सीक्वेंस किया जाएगा और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही जो लो रिस्क वाले देशों से यात्री आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और उनको करीब 5 से 6 घंटे तक रोक कर रखा जाएगा। जो
ओमाइक्रॉन का हमने प्रिवेंशन करना अगर है तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी जरूरी है। और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरीज 28 नवंबर को जारी की है। बीएमसी के मुताबिक पिछले पखवाड़े दक्षिण अफ्रीका से कम 1000 लोग मुंबई पहुंचे हैं। इनमें बीएमसी को 466 मुसाफिरों की सूची दी गई, जिसमें 100 लोगों का सैंपल लिया गया है। अगर कोई पॉजिटिव पाया गया तो उसके लिए अंधेरी के सरकारी 7 हिल्स हॉस्पिटल में क्वारंटीन करने का इंतजाम किया गया है। आप अगर देखें बाकी और मुंबई एमएमआर रीजन में तकरीबन 466 लोगों की लिस्ट निकाली गई, जिसमें से 97 लोग सिर्फ मुंबई में हैं, जो कि इन 12 देशों से आए थे। जिसके बाद इन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, इनकी टेस्टिंग की जा रही है, इन्हें इन पर नजर रखी जा रही है ताकि इस वेरिएंट को ज्यादा फैलने से पहले ही रोका जा सके। उधर देश की तमाम राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए अपने स्तर पर भी कोशिशें तेज कर दी हैं। झारखंड में बीते 15 दिन में विदेशों से आए यात्रियों को ट्रेस कर जांच की जाएगी। 1 दिसंबर से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए हेल्प डेस्क बनाने का आदेश दिया है। पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सैनी ने राज्य के हवाई अड्डे पर बाहर से आने वाले मुसाफिरों की सख्त मॉनिटरिंग का निर्देश जारी किया है। ये हो सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जिलों को टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ विदेश से आने वालों की निगरानी करने का निर्देश दिया है। हम अपने टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं और नीचे स्तर पर निगरानी समिति के माध्यम से ये भी जानकारी लेंगे कि कोई भी बाहर आजकल भी अगर अपने देश के अन्य प्रदेशों के हिस्सा से भी जो आते हैं तो उन पर नजर रखना है। अगर उनको किसी तरह का लक्षण आता है तो उनकी टेस्टिंग जरूर कराएंगे। ओमिक्रॉन के संक्रमण की हालांकि देश में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी घटना भी लोगों की नींदें उड़ा रही हैं। एमपी के जबलपुर में बोत्सवाना से आई एक महिला से हड़कंप है। कोरोना का नया वेरिएंट बोत्सवाना में ही पाया गया है। ये महिला 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी थी, वहां से वो जबलपुर आई। फिलहाल वो अभी कहां है इसका पता नहीं चल सका है। मुंबई से सटे भिवंडी के मातोश्री नाम के वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वृंदावन में 3 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक महिला रूसी मूल की है, जबकि बाकी में 2, एक स्पेन और दूसरा फ्रांस का है। ठाणे के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से 24 नवंबर को लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। ये दिल्ली होते हुए मुंबई आया है। राहत की बात यह है कि किसी में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो। क्या कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की तरह ही खतरनाक है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट? ये सवाल बार बार सामने आ रहा है। अब तक की स्टडी के मुताबिक संक्रमण के मामलों में ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक हो तो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी प्रवृत्ति और प्रकृति डेल्टा जैसी घातक फिलहाल नहीं दिख रही है। ये तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर की हैं, जब पूरे देश में खौफ और मातम पसरा हुआ था। हर कोई महामारी की दहशत में था। मौत पर चीख पुकार मची हुई थी। कोरोना के जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक बार फिर दहशत है, क्या वो दूसरी लहर की तरह ही खतरनाक हो सकती है? दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी इसे लेकर जताई जा रही चिंता के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक तकनीकी पेपर जारी किया और सभी देशों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के ग्लोबल खतरे को वेरी हाई यानी बहुत ज्यादा कहा है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इसमें महामारी को और विकराल बनाने की क्षमता है। हाई म्यूटेशन की वजह से ये आबादी के एक बड़े क्षेत्र को संक्रमित कर सकता है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि सेहत के लिए ये कितना घातक है। उधर दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों के मुताबिक अल्फा और डेल्टा में कम म्यूटेशन थे। ओमिक्रॉन में 50 से अधिक म्यूटेशन और प्रोटीन स्पाइक पर 32 म्यूटेशन है। So what we see with this one
is, again, it started, normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and goes. And that's more or less the big symptoms that we have seen. एक तरफ कोरोना के नए रूप का खौफ है, तो दूसरी तरफ टीके को लेकर एक अजीबोगरीब सी हिचक कुछ लोगों में। टीकाकरण तेज करने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रशासन ने जब यह फरमान जारी किया कि टीका न लगवाने वालों के पेट्रोल, सस्ता अनाज आदि नहीं मिलेगा, तो लोग प्रदर्शन पर उतर आए। पिछले दिनों यह औरंगाबाद में फरमान जारी किया गया कि वैक्सीन सर्टिफिकेट के बाद ही पेट्रोल मिलेगा, नहीं दिखाया तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। शराब की दुकानों पर शराब नहीं मिलेगी, सस्ता राशन दुकानों पर नहीं मिलेगा, सरकारी दफ्तरों के अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर यह कहा कि जब वैक्सीन बचाव की गारंटी नहीं देता तो लोगों को मजबूर क्यों किया जा रहा है।